Hello everybody, how are you all? I hope each one of you is fine and doing great in your studies. So काफ़ी लोग इंग्लिश के बारे में पूछ रहे थे कि मैं कैसे कर रही हूँ, क्या है। तो आज मैं एक लाइव मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने वाली हूँ आप सबके सामने, आर्मी असिस्टेंट प्रीलिम्स का। एंड ये पहला टेस्ट है, ठीक है, जो कि फ्री होता है सभी के लिए। तो ये ऑलिव बोर्ड से है, तो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, ठीक है। एंड थोड़ा बहुत मैं इसमें बताऊँगी कि मेरे करने का वे क्या है, ठीक है। बाकी जो सराउंडिंग का नॉइज़ है उसे आप अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने बाहर वाले रूम में बैठी हूँ, तो उसमें हो सकता है थोड़ा सा नॉइज़ हो सकता है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन है, इन एन एफर्ट टू असोस एंग्री कस्टमर्स द स्टोर श्योर एवरीवन अ फुल रिफंड। सो एक वर्ड दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग बताना है कि कौन कौन से सेंटेंस में ये वर्ड मतलब राइट प्लेस्ड है। तो असोज एक वर्ब होती है, इन एन एफर्ट असोज एंग्री कस्टमर, सो ये भी राइट है। दे आर टेकिंग द हायर ग्राउंड टू असोज देयर फीलिंग्स टू गिल्ट, मतलब असोज का होता है कम करना, तो फीलिंग गिल्ट की फीलिंग को कम करना। तो असोज हिज वाइफ्स ग्रीफ ही टुक ओवर ऑन टूर ऑफ यूरोप। सो या अकॉर्डिंग टू मी ऑल आर करेक्ट। Entice, these texts give the reader an entice into the Chinese mind. Retailers have tried almost everything to entice offers through their roads, and attempt is being made to entice of authors back to the reader. So entice is a verb, and entice का मतलब होता है किसी को अट्रैक्ट करना, किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस करना, ऐसे बोल सकते हो आप। टेंड टू अट्रैक्ट, सो इट्स अ verb. So these texts give the reader an entice into the Chinese mind. इंटाइज एक आइडिया देना, एक तरह का लग रहा है कि एक इंटाइज देना, तो इंटाइज एज अ वर्ब। सो फर्स्ट इज नॉट करेक्ट, टू इंटाइज, सो अकॉर्डिंग टू मी। एंड नेक्स्ट इज रेट्रोस्पेक्ट, सॉरी, टूरिस्ट automatic exhibit will highlight cars before from the 1930s and 1940s. The rest of it will reveal them a visit thronging life underlying the serenity of history lives and the exercise of a retrospect across the years. So here retrospect, according to me सेकेंड इज़ करेक्ट। सो एज आर सी में लास्ट में करती हूँ, ठीक है। इट वॉज अ कोकोनट थीफ हु हेल्प डिस्कवर साउदर्न इंडियाज मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल एंशियंट रेजोल्यूशन कॉलोनाइजिंग सेटलमेंट प्लांटेशन। सो हेयर वी यूज़ एक वर्ब, सॉरी, यहाँ पे एक नाउन आएगा, तो नाउन अगर प्लेस करेंगे तो हमारे दो वर्ड एलिमिनेट हो जाएंगे, जो कि कॉलोनाइजिंग एंड कमिटिंग। अब बच्चे हमारे पास 3 ऑप्शंस, तो इसमें से हमें देखना है कि इट वॉज अ कोकोनट थीफ एक नारियल चोर होता है, जो कि हेल्प करता है डिस्कवर में साउदर्न इंडियाज मोस्ट कंट्रोवर्शियल एंशियंट। एक कंट्रोवर्शियल एंशियंट है, तो कंट्रोवर्शियल क्या होता है, किसी इश्यूज़ में कंट्रोवर्सी होती है। तो हमारे पास 3 ऑप्शन थे, या तो प्लांटेशन, रेजोल्यूशन या सेटलमेंट में से कुछ आएगा। तो प्लांटेशन तो कर नहीं सकते, एक मतलब प्लांटिंग करना, तो वो कंट्रोवर्शियल तो हो नहीं सकता। रेजोल्यूशन एक क्रांति, इट्स मीन क्रांति, तो क्रांति को आई थिंक डिस्कवर करने जैसा कुछ नहीं है, तो कंट्रोवर्शियल जो होता है सेटलमेंट ही कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी सेटलमेंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, देयर समथिंग थ्रिलिंग अबाउट दैट इजंट मीन्स टू एन एंटरटेनर इन द डूइंग जस्ट सिंपली बिकॉज यू कैन। सो यहाँ पे अबाउट ए एंड एन आ रहा है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होगा विदाउट एनी डाउट। सो एक्सपर्ट स्किल वर्कर्स, 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे, एक्सरसाइजेस एंड टास्क, 2 बचा हमारा एक्सपर्ट स्किल एंड वर्कर। सो हमारा दैट आ रहा है यहाँ पे, तो दैट आ रहा है, हु आ नहीं रहा है, तो दैट मीन्स कि एक्सपर्ट एंड वर्कर भी एलिमिनेट हो जाएंगे। ऑप्शन इज लेफ्ट लाइक स्किल, ठीक है। एंड व्हेन यू वॉच अ पर्सन इन फ्लो यू वॉच द एविडेंस नीडेड टू वर्क ऑन एंड योर ओन फ्लो स्टेट, ठीक है। जब एक पर्सन को आप फ्लो में देखते हैं तो यू हैव द एविडेंस नीडेड टू वर्क, तो आपके पास एविडेंस होता है नीडेड टू वर्क ऑन एंड योर फ्लो स्टेट, योर ओन फ्लो स्टेट। तो हमारा स्टेट ऑफ फ्लो क्या होगा, इन्हांस होगा, डिमिस होगा, अपग्रेडिंग हो नहीं सकता, एम्पेयर भी नहीं हो सकता, बूस्टिंग अपग्रेडिंग तो नहीं हो सकता, एम्पेयर तो निगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। अगर कोई फ्लो स्टेट एविडेंस की ज़रूरत है तो यहाँ पे इन्हांस ही आना चाहिए, इन्हांस होगा हमारा फ्लो ऑफ स्टेट, ठीक है। यूजिंग लैंग्वेज दैट इक्वेट्स डिसेबिलिटी टू समथिंग कैन बी प्रॉब्लमेटिक इन सेवरल वेज, ठीक है। लैंग्वेज दैट इक्वेट्स डिसेबिलिटी टू समथिंग, तो यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कुछ, तो यहाँ पे हमारा कोई निगेटिव ही आएगा। सो ऑप्टिमिस्टिक हो नहीं सकता, फेवरेबल भी नहीं कर सकते हम, तो दैट सम डिसेबिलिटी समथिंग डिप्रेशन कैन बी प्रॉब्लमेटिक, नो इट्स नॉट राइट। ऑप्टिमिस्टिक तो एलिमिनेट हो चुका है। पेसिमिज्म कैन बी प्रॉब्लमेटिक इन सेवरल वेज,
निगेटिव, समथिंग निगेटिव कैन बी, समथिंग पेसिमिज्म तो नहीं, पेसिमिस्टिक हो सकता था, लेकिन समथिंग निगेटिव, ठीक है, क्योंकि पेसिमिज्म हमारा नाउन की तरह आ रहा है, ठीक है। अ मोर रिसेंट आर्गूमेंट इज दैट द डॉलर सेंट्रली गिव्स द यूएस गवर्नमेंट टू मच एक्सेस टू ट्रांसैक्शंस इन्फॉर्मेशन, एक्सेस टू लोकल ट्रांसैक्शन इन्फॉर्मेशन, यूनिवर्सली तो हो नहीं सकता, जनरली भी नहीं हो सकता हमारा, तो यहाँ पे या तो पार्शियल आएगा, ग्लोबल आएगा, या लोकल आएगा। तो बात हो रही यूएस गवर्नमेंट की टू मच एक्सेस टू ट्रांसैक्शन इन्फॉर्मेशन, तो या तो वैसे भी ट्रांसैक्शंस ग्लोबल ट्रांसैक्शंस इन्फॉर्मेशन होता है, या लोकल हो जाएगा यहाँ पे। सो मोस्ट रिसेंट आर्गुमेंट इज दैट द डॉलर सेंट्रलिटी गिव्स द यूएस गवर्नमेंट, सेंट्रलिटी की बात हो रही, सो आई थिंक ग्लोबल ट्रांसैक्शंस इन्फॉर्मेशन होना चाहिए मेरे हिसाब से। द ब्राइटर द टीवी इज़ द मोर एनर्जी इट विल कंज्यूम इफ़ यू आर अबाउट हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी यूज़। द ब्राइटर द टीवी इज़, जितनी ब्राइटर टीवी होगी तो मोर एनर्जी उतनी ही कंज्यूम होगी। अगर आप इसको लेके अनमूव्ड तो हो नहीं हो सकता, इफ़ यू आर अनमूव्ड अबाउट दिस नो, एगोनाइज्ड होना चाहिए था, वो भी नहीं हो सकता, ठीक है। इनडिफरेंट, अनसेटल्ड, कंसर्न, अनसेटल भी नहीं हो सकता, तो दो ही वर्ड है हमारे पास, या तो इनडिफरेंट आएगा या फिर या तो फिर कंसर्न आएगा। इफ़ यू आर इनडिफरेंट मतलब इससे अज्ञान हो, इनडिफरेंट मतलब है कि आपको अवेयर ही नहीं हो अबाउट हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी यूज़, ठीक है। अगर आप इससे अवेयर हो, कंसर्न हो इसको लेके, आप जितनी तेज़ ब्राइट टीवी होगी उतनी ही एनर्जी कंज्यूम होगी। आई थिंक इट्स कंसर्न्ड अबाउट, मतलब आप जितना कंसर्न हो उसके लिए तो उतनी ही एनर्जी आप यूज़ करोगे। सो हियर इट इज़ अ रीअरेंजमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सो देखते हैं। One of the most noticeable examples in nature of ill wind that blows goodness is lighting, and in its aerial form, nitrogen is insoluble, unusable, and is in need of transformation. An essential food for plants is an abundant resource with about 22 million tons of it floating over each square miles of earth. Lighting starts a series of chemical reactions that need to happen to nitrogen activity helping it nourish on earth. So यहाँ एक लाइटिंग है, यहाँ एक लाइटिंग है, ठीक है। तो यहाँ बताया गया है कि वन ऑफ द मोस्ट नोटिसेबल एग्जाम्पल है इन नेचर में इल विंड का, जो कि गुडनेस है लाइटिंग की, ऐसे करके देखा। तो लाइटिंग को यहाँ पे बताया गया है, देन यहाँ पे लाइटिंग को डिस्क्राइब किया गया है कि लाइटिंग कैसे स्टार्ट होती है, क्या होता है। तो लाइटिंग स्टार्ट्स द सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आई थिंक ए और डी इज़ द पेयर, वेयर इज माई पेन। सो ए एंड डी हमारा पेयर हो जाएगा, ए एंड डी हमारा पेयर होगा, और उसके बाद आता है एंड इन इट्स एरियल फॉर्म। तो ये हमारा सेकंड सेंटेंस है, इसके पहले एक सेंटेंस ज़रूर आएगा। यहाँ पे बात हो रही है इन इट्स एरियल फॉर्म में नाइट्रोजन इनसॉल्वेबल, नाइट्रोजन की बात हो रही है। तो पहला नाइट्रोजन यहाँ पे था सी में, और कहीं नाइट्रोजन की बात नहीं की गई है, ठीक है, की गई है ई में। तो यहाँ पे है नाइट्रोजन एंड एसेंशियल फूड फॉर प्लांट्स इज़ एन अबंडेंट रिसोर्स। यहाँ पे बताया गया है कि नाइट्रोजन जो है एसेंशियल फूड प्लांट्स के लिए अबंडेंट रिसोर्स होता है, और जबकि एरियल फॉर्म में इनसॉल्वेबल होता है, अनयूजेबल होता है। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि सी बी भी हमारा एक पेयर है। तो हमारे पास ए डी एंड सी बी एक पेयर हो गए। तो इसके बाद बिफोर प्लांट्स कैन टेक लाइफ फ्रॉम एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन मस्ट अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले नाइट्रोजन के बारे में बताया गया है कि कहाँ पे कैसे प्रेजेंट होती है, देन उसके बाद में बताया गया है कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर पर से कैसे ले सकते हैं, किस फॉर्म में होती है। तो आई थिंक फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, या तो नाइट्रोजन इन एसेंशियल फूड, वन ऑफ द मोस्ट नोटिसेबल एग्जाम्पल इन नेचर ऑफ इल विंड दैट ब्लोज लाइटिंग स्टार्ट्स द सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट नीड टू हैपन टू नाइट्रोजन। ओके, तो नाइट्रोजन पहले नहीं आ सकता, यानी कि सी भी हमारा पहले नहीं प्लेस हो सकता। पहले हम बात करेंगे ए एंड डी की, पेयर हमारा पहले है, क्योंकि नाइट्रोजन की बात बाद में हुई कि नाइट्रोजन क्या होता है, हैपन टू नाइट्रोजन अल्टीमेटली हेल्पिंग इट नरिश और अर्थ, ठीक है। तो पहले ए डी आएगा, ए आएगा क्योंकि ए और डी हमारा पेयर है, तो ए एंड डी, देन उसके बाद में सी नाइट्रोजन के बारे में बताया गया है, और ऑब्वियसली ई जो है अब या तो ए एंड डी और सी के बीच में आएगा, ए डी के बाद ई प्लेस होना चाहिए, या फिर लास्ट में आएगा। तो डी के बाद हमारी नाइट्रोजन की बात हुई, तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन ही आएगा। तो ए डी सी बी और ई मेरा पेयर बन रहा है ये, ठीक है, जो मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। सो लास्ट इज द ई, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ई, सेकंड हमने क्या बनाया था, ए के साथ डी पेयरिंग में आएगा। थर्ड स्टेटमेंट हमने निकाला था, नो सॉरी, सी बी का पेयर बन रहा था, नाइट्रोजन एसेंशियल है, देन उसके बाद फॉर्म में प्रेजेंट है। फोर्थ हमारा बी, ओके। सो एक्टर्स आर डिफाइंडिंग इन एरर डिटेक्शन का पार्ट है ये। एक्टर्स आर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट
to work during the ongoing protest against the film fraternity. Actors are सिंगुलर वर्ब के साथ प्लूरल नाउन, इट्स रॉन्ग, ठीक है। या तो यहाँ पे एक्टर्स के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा या फिर द आएगा, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि ए तो सिंगुलर फॉर्म है तो यहाँ पे आर नहीं आना चाहिए। द चीता अटैक्ड द डियर व्हेन इट लीस्ट एक्सपेक्टेड इट बाय पाउंसिंग ऑन इट फ्रॉम बिहाइंड। सो बाई इज़ ऑलवेज फॉलोड बाई आईएनजी फॉर्म, जेरेंट फॉर्म यूज़ होता है यहाँ पे, तो बाई पाउंसिंग ऑन इट फ्रॉम बिहाइंड होना चाहिए। ये मैंने पढ़ा, ये ग्रामेटिकली यहाँ पे इनकरेक्ट है। द लिटिल गर्ल वॉज प्लेइंग विद हिज टॉय व्हेन हर एल्डर सिस्टर वॉकड इनटू द रूम। द लिटिल गर्ल वॉज प्लेइंग विद हिज टॉय, ऑब्वियसली गर्ल की बात हो रही है तो विद हर टॉय होना चाहिए यहाँ पे, ना कि विद हिज। और डॉक्टर शर्मा हैज़ एन एक्सरे मशीन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हिम ड्यू टू सेवरल रीजन्स। शर्मा हैज़ एन एक्सरे मशीन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर हिम ड्यू टू सेवरल, टू हिम होना चाहिए, फॉर हिम, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हिम, आई थिंक। ओके, मेरे अकॉर्डिंग यही रॉन्ग है। द रोड नॉट टेकन, यहाँ पे बताना है ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, यानी कि 4 सेंटेंस हमें दिए हैं, इसमें बताना है कौन सा करेक्ट है। द रोड नॉट टेकन इज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट मोस्ट फेमस पोएम, सी इज़ गुड दैन हर, यहाँ पे बेटर दैन हर होना चाहिए था, रॉन्ग। आई वॉन्ट यू टू ओपन द बुक ऑन पेज नंबर 3, बुक टू द पेज नंबर 3 होता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। मी डज़ नॉट लाइक टू गो, यहाँ पे ही और शी डज़ नॉट होना चाहिए, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग, तो ऑल आर करेक्ट हो नहीं सकता। देन इट इज़ गोइंग टू बी मोस्ट फेमस, इट इज़ राइट, फेमस, फर्स्ट फेमस पोएम, मोस्ट फेमस, ओके। या तो ये लग रहा है या ये लग रहा है, मोस्ट फेमस, मोस्ट के साथ फेमस आता है, आई थिंक, या। द ओल्ड मैन लेफ्ट हिज वाइफ टिल हर लास्टली ब्रीथ, नो, टिल हर लास्ट ब्रीथ होना चाहिए यहाँ पे, रॉन्ग। आई कैन नॉट टेकिंग, कैन नॉट टेक होना चाहिए यहाँ पे, ये भी रॉन्ग। सी सेल्स सम मेड, सेल्स होम मेड डिशेस एंड अर्न्स मनी, ओके। आई लाइक टू टेक बाथ बाई सिटिंग आउटसाइड द बाथ टब, आई लाइक टू टेक अ बाथ बाई सिटिंग आउटसाइड द बाथ टब। सी सेल्स होम मेड डिशेस एंड अर्न्स, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। आई लाइक टू, बाकी दोनों तो रॉन्ग है। सी सेल्स यहाँ पे भी एस का यूज़ हुआ है, अर्न्स मनी, ये भी सही है। होम मेड डिशेस, आई लाइक टू टेक अ बाथ बाई सिटिंग आउटसाइड द बाथ टब, ये दोनों करेक्ट लग रहे हैं, हो सकता है इसमें कोई गड़बड़ हो। ओके, मेरे अकॉर्डिंग सी के साथ जाऊँ, सी बिल्कुल करेक्ट लग रहा है मुझे। आई वेंट टू द रेस्टोरेंट बाई प्लेस्ड ऑर्डर फॉर अ शो, बाई प्लेस्ड ऑर्डर नहीं, बाई प्लेसिंग, जैसा कि मैंने अभी बताया था, ING फॉर्म आता है। देयर आर 8 planets in the solar system. In for 2000 I have been doing this task every day without failing होना चाहिए यहाँ पे, आई थिंक। द शेफ हैज़ मेड होना चाहिए यहाँ पे, तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग लग रहा है। देयर आर 8 planets in the solar system, देयर आर। आई वेंट टू द रेस्टोरेंट बाई प्लेसिंग ऑर्डर होना चाहिए था, तो यही राइट है। ओके, सो नाउ आरसी आ गया हमारे पास, सिर्फ 7 मिनट बचे हैं, तो जल्दी से रीड कर लेते हैं क्या है। एंड मैं आरसी स्कीमिंग फॉर्म में पढ़ती हूँ, ठीक है, स्कीम करती हूँ उसको। द ग्रेट गॉड थॉट बाय एंड आई विल मेक अ मैन बट फर्स्ट आई विल मेक अ होम फॉर देम, आई शैल बी वेरी ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, आई शैल बी ट्रांसलैंड्स एंड फॉरेस्ट अबाउट इट थ्राउट द ग्रेट गॉड, सो ही डिड द अर्थ मेड द ग्रासलैंड ब्यूटीफुल विद फ्लावर्स फॉरेस्ट बट वाइट many colors, sea with home wonderfully sea creatures. My children will love the grassland and sea for the mud mountains. Dark and cold, they are very dear to me. But shall I make children go to the home so learn to love them? Long the great God thought about the mountains. At last he made many little things. Some stone, some are red, some blue, green, some yellow, shining with all lovely colors of beautiful stone. All my children will love this beautiful. Little the children who cannot go to mountains shall see your colors. Then the south wind came by. काफ़ी लॉन्ग पैसेज दे रखा है, ओके। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगर शॉर्ट पैसेज दिया होता तो आपको रीड करना चाहिए, बट अभी मैंने देखा रॉन्ग है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, साउथ विंड सैंग अबाउट फ्यू थिंग्स आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, चूज विच वंस डिड साउथ विंड सिंग अबाउट। साउथ विंड के बारे में बात हो रही है कि वो किसके बारे में गाना गा रही हैं। हमने भी कहीं साउथ विंड पढ़ा था, ऊपर तो नहीं था। Men will come, they will love by mountains, beautiful, I will not care to hear. Then the south wind, yes, ये south wind came by and his wind he sang softly of forest flecked with light and shadow
ऑफ बर्ड्स एंड देयर नेस्ट इन द लीफी ग्रीव्स। तो फॉरेस्ट एंड बर्ड्स के बारे में सैंग करती हैं। एंड ही सैंग ऑफ लॉन्ग समर डेज एंड म्यूजिक ऑफ वाटर्स बीटिंग अपॉन द शोर। ही सैंग ऑफ द मूनलाइट एंड द स्टार्लिंग एंड द वंडर्स ऑफ ब्यूटी ऑफ मॉर्निंग वर हिज सॉन्ग। ओके, सो यहाँ पे लॉयंस के बारे में तो नहीं, फॉरेस्ट एंड बर्ड्स हमारा मिला है, तो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द क्लोथ दैट गॉड गिव टू द अर्थ। क्लोथ का कलर क्या है? अर्थ के बारे में ऊपर ही बात हुई। ग्रेट गॉड हैड थॉट ही सो ही डिड, ही गिव द अर्थ अ सॉफ्ट क्लोक ऑफ ग्रीन, ग्रीन कलर का है। पैराग्राफ डिस्कस है द क्रिएशन ऑफ द ब्यूटीफुल स्टोन्स। स्टोन्स की बात किस में? ब्यूटीफुल स्टोन्स की का डिस्क्रिप्शन जिसमें दिया हो। विल मेक मैन बट विल मेक, यहाँ पे माउंटेन एंड ग्रासलैंड की बात हो रही है। मेड द फॉरेस्ट वर ब्राइट ब्यूटीफुल एंड लॉन्ग द ग्रेट गॉड थॉट अबाउट द माउंटेन्स। एट लास्ट ही मेड मैनी लिटिल 16 stones, some were red, some were blue, some green, yellow and shining with all lovely colors of beautiful rainbow। सो स्टोन्स की बात सेकेंड पैरा में हो रही है और कहीं तो बात हो ही नहीं है। सेकेंड पैराग्राफ, वी हैव 4 minutes। According to the passage, the mountains appeared as माउंटेन के बारे में हम कहाँ बात कर रहे थे? दूसरे में तो बात हुई थी हमारी, इसमें भी थोड़ी बहुत बात हुई है। These shall be mountains and grasslands and forests, and about it all shall be the blue waters of the sea, as the great God had thought, so he did. He gave the earth a soft cloak of green. He made the grassland beautiful with flowers. Okay. The forests were bright with birds of many colors, and the sea was the home of wonderful sea creatures. My children will love the grassland, the forest and the seas, he thought, but the mountain looked dark and cold. Mountains appeared, किस तरह के दिख रहे हैं? तो mountain look and appeared will be the same, so dark and cold. Next, why did God hide the bright stone behind rocks and mountains? ब्राइट स्टोन की बात होती है, स्टोन की बात हम कर रहे थे सेकेंड पैराग्राफ में। At last he made little shining stones, some were red, green, yellow, and some were shining with all the lovely colors of the beautiful rainbow. All my children will love what is beautiful, he thought, and if he hide the bright stone, yes, if he hide the bright stone in the seams of the rocks of the mountains, men will come to find them, and they will learn to love my mountains. He wanted to hide the stone. He did not want kids. No, he did not want the south. He wanted to give them to secret. He wanted men to come to the mountains and love them. Yes. What did God add to the grassland to make them beautiful? ग्रासलैंड की बात हमने पहले पैराग्राफ में की थी, माउंटेन एंड ग्रासलैंड। उसमें ऐड क्या किया था उन्होंने? He gave the earth soft cloak and he made the grassland beautiful with flowers. It's beautiful, flowers के साथ beautiful किया था ग्रासलैंड को। एंड यहाँ पे कौन सा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है? तो यहाँ पे सेंटेंस दे रखे हैं, ऑब्वियसली सारे पैसेज में जितने सेंटेंस होंगे वही सारे सेंटेंस यहाँ पे दे रखे हैं। तो हियर इज सम ब्यूटीफुल थिंग्स, ही सैंग ऑफ द मूनलाइट एंड द स्टार्टलिंग, ही सैंग ऑफ द मूनलाइट एंड द स्टार्टलिंग, राइट। ऑल माई चिल्ड्रन विल लव वॉट इज़ ब्यूटीफुल। एट लास्ट ही मेड मैनी लिटिल शाइनिंग स्टोन्स, he made many little shining stones. The forest were bright, forest है bright है with birds of many colors. Here is some beautiful things. कहीं कोई sentences? Here are some, yes, यहाँ पे, oh sorry, यहाँ पे इज़ नहीं आर आना चाहिए, तो यही ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। फ्लटर का मीनिंग, फाइव फ्लटर बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द फ्लटर। फ्लटर मीन्स, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। एट दीज वर्ड्स ऑफ द ग्रेट गॉड ऑल द स्टोन्स बिफोर हिम stood with the life and lifted themselves on many colored wings. They fluttered away in the sunshine. Sunshine में fluttered away हो गई। And the south wind sang to them as they went. They किसके बारे में बात हो रही? So they were the first butterflies that came from a beautiful thought of the, यहाँ पे बटरफ्लाइज की बात हो रही है। तो बटरफ्लाइज फ्लाई ही करेंगी, वॉक तो करेंगी नहीं। फ्लाई अवे इन द सनशाइन, सिट भी नहीं करेंगी, रन भी नहीं, फ्लाई, फ्लटर्ड अवे, फ्लाई अवे। ओके, टाइम इज गोइंग टू over. So find the sentence which uses the source correctly as used in the passage. I love to sit by the source of the beach and enjoy the sea. हाँ, source यहाँ पे किस तरह यूज़ हुआ है?
ही sang द लॉन्ग समर डेज एंड द म्यूजिक ऑफ वाटर्स बीटिंग अपॉन द शोर। शोर मतलब ब्रिज का जो किनारा वगैरह होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो रूम वॉज डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल सोर्स एंड लाइट्स। रॉन्ग, पहले ही सही लग रहा है मुझे। आई वेंट टू सोर टू स्टडी फॉर माई एग्जाम। एग्जाम की स्टडी के लिए शोर पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं। सी गोज टू शोर एवरी डे फॉर टू ओ गॉड। आई डोंट वांट टू गो बैक टू द शोर अवे फ्रॉम होम। आई डोंट वांट टू गो बैक टू द शोर अवे फ्रॉम दिस वन या दिस वन। शोर ऑफ द बीच, बीच का ही शोर होगा। आई थिंक फर्स्ट इज़ करेक्ट। सो टेस्ट इज़ ओवर नाउ। मेरा टेस्ट हो गया है, ठीक है। ये मैंने अटेम्प्ट किया है, देखते हैं कितना राइट होता है कितना रॉन्ग होता है। ओके, सो इसका फुल टेस्ट मैं अभी पूरा अटेम्प्ट करूँगी, दिन में से शाम को अपलोड करूँगी। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा कि मेरे मार्क्स कितने रहें। अभी मेरा दूसरा सेक्शन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी देन रीजनिंग। तो सारा मैं टेस्ट अटेम्प्ट करके आपको टेस्ट का जो स्कोर होगा तो मैं इवनिंग में अपलोड करूँगी। बाकी मैं इंग्लिश सेक्शन का अभी अपलोड कर दे रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा एंड बताइएगा कि मेरी अप्रोच कैसे सॉल्व करने की। एंड आरसी में मैंने थोड़ा सा वो किया। आरसी पहले आप क्वेश्चंस मतलब हम देखते हैं, देन उसके बाद ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कीवर्ड्स होते हैं नोट करके देन आरसी रीड करते हैं। हाँ, आरसी अगर हमारा बहुत छोटा हुआ, थोड़ा से पैरे में छोटे छोटे पैरा में है, तो हम पहले रीड करते हैं कि स्किम कर लेते हैं तो एक आइडिया मिल जाता है। तो पहले अगर हम स्किम कर लेंगे तो क्वेश्चंस हमें उतने ही मतलब आंसर्स के फाइंड आउट करने में उतना कम टाइम लगेगा। अगर हम पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं, कीवर्ड उनके नोट कर लेते हैं, देन उसको वर्ड को ढूंढेंगे पूरे पैरा में, तो वो भी बैठेगा। दोनों तरह का कर सकते हैं। अगर आपकी रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी है तो आप पहले आरसी रीड कर लीजिए, देन उसके बाद क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए। अदरवाइज पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कीवर्ड्स निकाल लीजिए, देन उसको उसमें पैसेज में देखिए कहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो एक तरीका ये भी हो सकता है। तो ये मैंने दे दिया है टेस्ट, ठीक है। बाकी आप लोग बताइएगा मेरी अप्रोच कैसी है, क्या है, कहाँ पे मुझे इंप्रूव करने की नीड है। एंड रीजनिंग सेक्शन पर अभी काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, तो मैं तेरी कोशिश करूँगी 20 मिनट का सेक्शन अपलोड करने की, ठीक है। आप लोग बाकी अपने थॉट्स ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा है क्या है। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।